साल 1947 जब भारत और पाकिस्तान दो देश अलग होते हैं, संपत्तियों का बंटवारा होता है, लेकिन उसी समय एक और नए देश बनाने की मांग उठती है। दरअसल भारत और पाकिस्तान डिवाइड होते हैं तो बंगाल की एक बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान में चली जाती है। ये मेनली ईस्ट बंगाल के लोग होते हैं, जबकि वेस्ट बंगाल के लोग इंडिया में ही रहना पसंद करते हैं। ईस्ट बंगाल यानी कि पूर्वी बंगाल के लोगों के जाने से ये होता है कि पाकिस्तान में बंगाली की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में आधे से ज्यादा लोग बंगाली ही थे और ये सारे लोग पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे थे। देखिए, ईस्ट पाकिस्तान में जनसंख्या भले ही ज्यादा थी, पर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, मिलिट्री और बड़े पदों पर वेस्ट पाकिस्तान के लोगों का एक बहुत बड़ा कब्जा था। न तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता था और न ही वहां की सरकार ऐसा कुछ चाहती थी। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान का जो नेशनल बजट था उसका 75% हिस्सा वेस्ट बंगाल के ऊपर ही खर्च होता था। रेवेन्यू जो सरकार के पास आता था उसमें से 62% ईस्ट पाकिस्तान से आता था, लेकिन उन पर खर्च सिर्फ 25% ही किया जाता था। मतलब कुल मिलाकर ये सरासर नाइंसाफी थी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के लिए। इससे हुआ ये कि वेस्ट पाकिस्तान धीरे धीरे डेवलप होने लगा, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में ना के बराबर काम हो रहे थे। और चलो यहाँ तक तो मतलब फिर भी ठीक था, लेकिन भाषा एक बहुत बड़ी दरार बन गई इन दोनों कम्युनिटी के लिए। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच समस्याओं की शुरुआत ठीक उस समय शुरू हुई जब जिन्ना ने ईस्ट पाकिस्तान में जाकर एक बहुत बड़ी स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू होनी चाहिए। अगर हम एक भाषा बोलेंगे तभी एक देश के रूप में हम यूनाइट होंगे। यहाँ तक कि ऑफिशियल कामों में भी उर्दू लैंग्वेज का यूज किया जाएगा। अब चूंकि आधे से ज्यादा लोग तो बंगाली थे, उन्हें लगा कि उनके अधिकारों के साथ ये तो खिलवाड़ हो रहा है। आज ये अपनी भाषा इंपोज कर रहे हैं, कल को कुछ और जबरदस्ती लाएंगे। मेजोरिटी में होने के बावजूद भी अगर ये हाल है तो आगे पता नहीं क्या ही होगा। अतः वहां के रहने वाले बंगालियों ने इससे परेशान होकर एक बड़े स्केल पर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कई तरह के प्रोटेस्ट हुए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के लोगों में एक नफरत की आग जल गई। अब इसके बाद चुनाव का समय आता है दोस्तों। साल 1970 और 71 के बीच में चुनाव हुए। उस समय ईस्ट पाकिस्तान में एक पार्टी हुआ करती थी जो बंगालियों के मुद्दे को उठाया करती थी। नाम था अवामी लीग। शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी के एक फाउंडिंग लीडर थे। पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों की संख्या ज्यादा होने के कारण अवामी लीग चुनाव आसानी से जीत गई। दरअसल इस पार्टी को 167 सीटें मिली कुल 313 सीटों में। लेकिन यहाँ पर ताज्जुब की बात ये थी कि ये पार्टी वेस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो वहीं अवामी लीग के अगेंस्ट में खड़ी पार्टी थी पीपीपी, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उसे इसमें 86 सीट मिले थे और ये पार्टी भी ईस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। खैर, अगर कायदे से देखा जाए तो अवामी लीग पार्टी की सीटें ज्यादा थी तो सरकार उनकी ही बननी थी। कुल मिलाकर शेख मुजीब के पास प्रधानमंत्री बनने के लिए पर्याप्त सीटें थी, लेकिन भुट्टो को पाकिस्तानी सेना का समर्थन मिला था। क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री पर भी वेस्ट पाकिस्तान का बहुत बड़ा कब्जा था और पाकिस्तानी मिलिट्री वेस्ट पाकिस्तान के साथ मिली हुई थी। इसके बाद जब सरकार बनाने की जद्दोजहद हुई जिसमें सेना ने हस्तक्षेप किया, लेकिन बात नहीं बनी। ऐसी स्थिति में पाकिस्तानी संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। ये सब कुछ जो हो रहा था उससे वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि डेमोक्रेसी के रूल के हिसाब से तो पीएम उनके लीडर शेख को ही बनना चाहिए था। 1 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने हड़ताल का आह्वान किया। हड़ताल वाली बात ये सेना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और सेना ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 172 लोगों की मौत हुई थी उस समय और 358 लोग कुल घायल हुए थे। उस समय पश्चिमी पाकिस्तान में यहाँ खान एवं जुल्फिकार अली भुट्टो सत्ता में थे। उन्होंने शेख मुजीबुर के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाते हुए उन्हें जेल भेज दिया। उस दौरान पूर्वी पाकिस्तान के लोगों द्वारा काफी विरोध किया गया, किंतु वेस्ट पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा शासन उन पर हावी हो गया था और इससे ईस्ट पाकिस्तान धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। अप्रैल 1971 को जिंजरा हत्याकांड हुआ, जिसमें महज 9 घंटों में 1000 से भी ज्यादा लोगों की जानें जाती है। बंगाल की जनता ने अपनी खुद की एक सेना बनाई जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने जो किया उसने बांग्लादेश के भविष्य को तय कर दिया। दोस्तों, इसके बाद ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ। पूर्वी पाकिस्तान में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना शुरू हुआ। इसके बाद बंगाल के लोगों पर पाकिस्तान ने वो जुल्म करने शुरू किए, वो कहर ढाया जिसकी कल्पना मात्र से ही किसी की रूह कांप जाए। पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली लोग भारत में एक बड़े पैमाने पर शरण लेने शुरू कर दिए थे।
अब इसमें दोस्तों भारत की भी एंट्री होती है। इस कहानी में अब भारत भी घुसता है। मुक्ति वाहिनी सेना भारत से मदद मांगती है। इंदिरा गांधी अपना समर्थन तो दे देती है, पर एक चीज वह बिल्कुल ही क्लियर करती है कि भारत सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं होगा। 1 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में घुस रहे थे। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कोई इतनी मजबूत नहीं थी कि वह इतने बड़े नंबर को संभाल सके। हालांकि फिर भी भारत ने इन लोगों को शरण देना शुरू किया। पाकिस्तान इससे बेहद ही नाराज हुआ और 3 दिसंबर को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पश्चिमी भारत में हवाई हमले किए। इसके जवाब में भारत ने भी आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा कर दी। 4 सितंबर 1971 को शुरू हुआ यह युद्ध महज 13 दिनों तक ही चला और पाकिस्तान ने 16 दिसंबर 1971 को घुटने टेक दिए। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 के बाद इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर इसी युद्ध में हुआ था, जब भारत ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को युद्ध बंदी बना लिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने खुद को सरेंडर कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान के शेख मुजीबुर ने घोषणा कर दी कि पूर्वी पाकिस्तान अब पाकिस्तान से अलग हो चुका है और इसका नाम बांग्लादेश है। तो दोस्तों, ये थी कहानी 1971 की लड़ाई की, जिसमें एक नए बांग्लादेश का जन्म हुआ। आपने इस युद्ध से क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें पीओके वाला पार्ट आ जाता है और पाकिस्तान के सैनिकों को फिर छोड़ भी दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं तो आप इसे भी कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए